हम वापस बात करते हैं म्यूकोजा की, और म्यूकोजा में भी किसकी बात करते हैं? एपिथेलियम की। किसकी बात करेंगे? एपिथेलियम की। कहता है कि जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो जितने भी सिक्रीशंस होंगे वो सब मिलके एक जूस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जूस। तो जो उस जूस को हमने नाम, जिस तरह स्टमक के अंदर जूस था उसको नाम दिया गैस्ट्रिक जूस, उसी तरह जो इंटेस्टाइन में बनेगा उसको हमने नाम दे दिया इंटेस्टाइनल जूस। क्या नाम दे दिया? इंटेस्टाइनल जूस। इसका दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। यही बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सक्कस एंटेरिकस क्या चीज है? यह सक्कस एंटेरिकस कहाँ पे जो है वो सिक्रीट होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है? इंटेस्टाइनल जूस है, जिसका एक दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। तो ये सक्कस एंटेरिकस क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी वहां पे लिक्विड सिक्रीट हो रहा है, जितना भी वहां पे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, जितने भी वहां पे हार्मोन्स एंजाइम्स पहुंच रहे हैं, उन सब को मिला के जूस बोला, उसी का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। अब ये सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अब ये कहता है यहाँ पे आपको पता लगे कोलुमिनार एपिथेलियम पाया जाता है, जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। अब ये कहता है कि ये जो एपिथेलियम के बारे में होगी, अब कहता है ये एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? म्यूकोजा के सबसे अंदरूनी लेयर में एपिथेलियम है। यहाँ पे वो कहता है कि कुछ सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ सेल्स पाई जाती है जो कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो सेल्स है एपिथेलियम में, जो सेल्स पाई जाती है उसको हमने बोल दिया एंटेरोसाइट्स। साइट्स में सेल, और कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहां पे क्या नाम दे दिया? एंटेरोसाइट्स। ये क्या सिक्रीट करेगी? सक्कस एंटेरिकस, जिसे हमने इंटेस्टाइनल जूस बोला। अब ये कहता है कि यहाँ पे काफी सारी ग्लैंड्स पाई जाती है, काफी सारी सेल्स पाई जाती है। सेल्स से मिलके तो क्या बनेगी? ग्लैंड्स। कौन सी सेल्स मिलके ग्लैंड बनाएगी? सिक्रेटरी सेल्स, जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगी, उसको हमने ग्लैंड्स बोल दिया। वो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन भी हो सकती है, एंडोक्राइन भी हो सकती है। ठीक है, अब ये कहता है कि वहां पे कौन कौन सी सेल्स पाई जाएगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला ये कहता है वहां पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स पाई जाएगी। कौन सी सेल पाई जाएगी? एब्जॉर्प्टिव सेल्स। अब नाम से ही पता लग रहा है एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, तो क्या काम करेगी? एब्जॉर्प्शन का। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन का काम करेगी कौन? एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ठीक है, इसके अलावा वहां पे वो कहता है गोबलेट सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स? गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती है। किसका? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करेगी? म्यूकस का। ठीक है, तो हमें दो सेल्स पता लगी, एब्जॉर्प्टिव सेल्स और गोबलेट सेल्स। ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, और यहाँ पे म्यूकस का काम करेगी। ये दोनों ड्यूडेनम के अंदर वहां पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गोबलेट सेल्स है और एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, वो आपको देखने को मिलती है। अब वो कहता है एक ऐसी सेल्स है जो आपको पर्टिकुलर ड्यूडेनम में देखने को मिलती है, उन सेल्स का नाम आता है ब्रूनर सेल्स या ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ड्यूडेनम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ड्यूडेनम में। कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम के अंदर। तो ये ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये कहता है भी ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करती है? तो ये कहता है ये बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं? HCO3 जिसको हम बोलते हैं। बाइकार्बोनेट्स ये एल्केलाइन नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? एल्केलाइन नेचर के। अब देखिएगा इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कहता है कि आपको पता है स्टमक है, स्टमक के अंदर जो पीएच है वो 1 से लेके 3 के बीच में वहां पे रहती है। तो इतनी एसिडिक पीएच है। ठीक है, हमें पता है कि स्टमक के अंदर तो वहां पे जो म्यूकस नेक सेल पाई जाती है, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कवरिंग है, वो सब जो है स्टमक की म्यूकोजा को बचा देती है। लेकिन वो कवरिंग इंटेस्टाइन में तो नहीं पाई जाती ना। तो अब इंटेस्टाइन को तो वो जला देगी अगर मान लो वहां पे पहुंच गई, अगर जो एसिडिक जो पीएच वाले जो जूस थे, जो गैस्ट्रिक जूस था, वो अगर मान लो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाए तो इंटेस्टाइन को तो जला देगा वो। तो उसे बचाने के लिए हमें वहां पे जो है गॉड ने ब्रूनर्स ग्लैंड दिए, जो क्या करता है बहुत ज्यादा एल्केलाइन नेचर का वहां पे सिक्रीशन करता है।
जिससे क्या होगा कि ये एल्केलाइन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जितना भी वहां से जो ड्यूडेनमिक काइम आ रहा है जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स है, उसकी पीएच को ये न्यूट्रल कर देगा, एसिडिक से वहां पे न्यूट्रल पीएच कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एल्केलाइन नेचर का है, SCO3 वहां पे सिक्रेट करता है, SCO3 के कारण ही वो एल्केलाइन नेचर हो गया। तो ये पीएच को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे जरूरी है। तो अब आपको पता है कि स्टमक से कनेक्ट हो रहा है कौन? ड्यूडेनम। तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे? ड्यूडेनम में। तो ये कहां पाया जाता है? ड्यूडेनम के अंदर। ये कहता है कि ये काफी डीप के अंदर जाता है, म्यूकोजा से और ज्यादा नीचे सब म्यूकोजा तक चले जाता है। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों के अंदर तक जाती है, मतलब इतनी डेप्थ के अंदर है, जिससे कि ये क्या है एल्केलाइन नेचर वहां पे प्रोवाइड कर देती है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को, जिससे कि सिक्रेशंस है वो सब जो है वहां पे जो एसिडिक सिक्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और वहां पे मतलब जो पीएच है उसको मेंटेन कर देगी। तो ये पूछा जा सकता है ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रेशन करती है? SCO3 का या बाइकार्बोनेट का, जो एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है इंटेस्टाइन को। तो पहली चीज तो आपको यहां पे पता लगी। इसके बाद में वो कहता है कि वहां पे जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रेशन करती है, तो उनके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा, आपको पता है कि ग्लैंड्स हैं तो वो क्या क्या चीजें सिक्रेट करेगी? या तो एक्सोक्राइन होगी या एंडोक्राइन। एंडोक्राइन होगी तो हार्मोन्स, नहीं तो वो कुछ भी एंजाइम्स वगैरह वो सिक्रेट करती रहेगी। तो वो कहता है कि अब म्यूकोजा में हमने इतनी चीजें देख ली, अब नेक्स्ट हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का एक दूसरा नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहिन। लिबरकुन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। क्रिप्स का मतलब होता है हिडन, कोई चीज छुपी हुई हो उसको क्रिप्स बोलते हैं। लिबरकुन जिसका नाम जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नाम से, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन ये क्या है? कुछ नहीं है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। ये म्यूकोजा के अंदर जो है ग्लैंड्स पाई जाती है जो कुछ ना कुछ सिक्रेशन करेगी, उसको हमने क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोल दिया। ये कई बार पूछ लिया जाता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन क्या है? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, जो कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रेशन करती है। तो ये कहता है कि ये जो ग्लैंड्स है तो ऑफ कोर्स ये सेल से मिलकर बनी सिक्रेटरी सेल्स है। वो कौन कौन सी सिक्रेटरी सेल्स हैं? तो कहता है यहाँ पे दो प्रकार की जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स हैं वो सेल्स वहां पे दो प्रकार की सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। एक वहां पे जो है पेंथ सेल पाई जाती है, पेंथ सेल्स। दूसरा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अब आपको पता है ये कुछ ना कुछ सिक्रेशन करेगी क्योंकि सिक्रेटरी ग्लैंड है, और सिक्रेटरी ग्लैंड है तो ही तो ये मिलके क्या बनाएगी? ग्लैंड्स। अब ये कहता है ये जो पेंथ सेल्स हैं, ये पेंथ सेल जो है वहां पे लाइसोजाइम का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन कर देगा? लाइसोजाइम्स का। किसका सिक्रेशन करेगा? लाइसोजाइम्स का। यह क्या करेगा? ये लाइसोजाइम जो होता है, ये जो लाइसोजाइम का सिक्रेशन जो है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है। मतलब ये जितने भी पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उनको ये वहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे? बाय मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये उनके चारों तरफ मैक्रोफेज की तरह वहां पे घेर लेगा उनको और वहां पे उनको इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा लाइसोजाइम। तो आपको लाइसोजाइम के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिसाइडल है मतलब ये बैक्टीरिया को खा जाता है। कैसे खा जाता है? तो ये वहां पे क्या कर लेगा? उसको एनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? एनगल्फ कर लेगा। तो उसको चारों तरफ से वो क्या करेगा? उसको निगल जाएगा, एनगल्फ करके खा जाएगा उसको। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया कि ये लाइसोजाइम है और ये बैक्टीरिसाइडल जो है वो अपना एक्शन रखता है और ये उनको चारों तरफ से घेर के और वहां पे उनको क्या कर देगा? खा जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफेंसिव जो हमारे वर्क जो है वो परफॉर्म करता है जो पेंथ सेल्स है। पेंथ सेल क्या करती है? पेंथ सेल लाइसोजाइम्स सिक्रेट करती है जो बैक्टीरिसाइडल है और ये उनको खा जाती है, जिसको हम वहां पे जो है क्या बोल सकते हैं कि ये जो उनको चारों तरफ से वहां पे घेर लेगा, घेर के उनको क्या कर लेगा? एनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? एनगल्फ कर लेगा वहां पे। तो ये हमने बता दिया कि ये जो पेंथ सेल है ये एक डिफेंस का काम करती है। तो ये आप माइंड के अंदर रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लाइसोजाइम पाए जाते हैं और ये जिस तरह मान लो आप इसको नाम भी दे दो तो फैगोसाइटोसिस याद रख लेना।
जिसमें ये इनको चारों तरफ से घेर के और खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा, निकल जाएगा। तो लाइसोजाइम में बैक्टीरियोसाइडल काम कैसे करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। ये पेंथ सेल का काम आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, अगर आप इसको याद रख पाओ तो, कि पेंथ सेल कोई आपसे पूछ ले तो आप बता देना कि पेंथ सेल कुछ नहीं है, लाइसोजाइम का सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है एंडोक्राइन सेल्स। अब देखिएगा इसी की जो है नाम में ही लिखा हुआ है एंडोक्राइन, इसका मतलब ये जो भी सिक्रीशन करेगी वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। इनको लेके जाने के लिए डक्ट्स नहीं होगी, पेन सेल्स को लेके जाने के लिए डक्ट्स थी, इनको नहीं है। तो अब ये कौन कौन सी जो है सिक्रेटरी सेल से मिल के बनी है और जो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन वहां पे करेगी, तो इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ये कहता है पहले यहाँ पे जी सेल्स वहां पे पाई जाती है। कौन सी सेल? जी सेल्स। और जैसे जी सेल्स का नाम आया आपको याद आया होगा कि हाँ ऐसी कुछ जी सेल्स का हमने पहले भी जिक्र किया है। दूसरा वहां पे एस सेल्स पाई जाती है। तीसरा वहां पे सीसीके सेल्स पाई जाती है, एस सेल्स, सीसीके सेल्स, और एक वहां पे के सेल्स पाई जाती है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये एंडोक्राइन है तो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। तो अब ये कहता है कि देखिएगा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन ये करेगी यहाँ पे। तो जी सेल्स है वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन का? गैस्ट्रिन हार्मोन का। एस सेल्स है ये सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, सिक्रेटिन का, ठीक है। सीसीके है ये कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके का ही सिक्रीशन करेगी, ये हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो के सेल्स है वो जीआईपी का सिक्रीशन करेगी। जीआईपी क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये चार हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिन का, सिक्रेटिन का, कोलिसिस्टोकाइनिन का और जीआईपी का। ये चार जो है ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है, ये म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है। तो ये जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन। अब गैस्ट्रिन हार्मोन हमने स्टमक में ही पढ़ा था, हमने बताया था कि ये स्टमक में भी पाया जाता है और जो इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम है उसके अंदर भी पाया जाता है। ये ड्यूडेनम में क्यों पाया जाता है? तो ये कहता है कि ड्यूडेनम में इसलिए पाया जाता है कि जब स्टमक से काइम ड्यूडेनम में आने शुरू होता है तो ये ज्यादा सिक्रीट वहां पे जी सेल्स है वो सिक्रीट होती है, वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिससे कि जो जीआई की मूवमेंट है, जो गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस है उसको बढ़ाने की काम जो है वो करता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या रिलीज हो, काइम ज्यादा से ज्यादा आए। और ये जी सेल्स दो काम और करती है। एक तो ये क्या करेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन कर दिया जिससे कि वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन जीआई की मूवमेंट्स को बढ़ा देगा, जीआई सिक्रीशन बढ़ा देगा। दूसरा ये जी सेल क्या करता है, ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? पेनक्रियाज को। किसके लिए? पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करने के लिए। किसके लिए? पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करने के लिए। तो एक तो इसका काम हो गया कि जैसे स्टमक खाली होना स्टार्ट होता है तो ये इसको और ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन और ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट के साथ स्टमक अब खाली होना शुरू हो जाए, जिसको हमने गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस बोला है या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोला है, ठीक है। तो ये जी सेल से जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ उसने एक तो स्टमक से ड्यूडेनम में खाना आने की स्पीड को बढ़ाया, सिक्रीशंस को बढ़ा दिया। उसके अलावा इसने जी सेल से जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ उसने पेनक्रिएटिक जूस को वहां से रिलीज कराने के लिए पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया, ताकि जो खाना आ रहा है उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी वो पेनक्रियाज से आएंगे। उन एंजाइम्स को लाने के लिए उसने पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया कि तू ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर, ताकि वो कहाँ आ जाए? ड्यूडेनम के अंदर आ जाए, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा। ये तो हो गया जी सेल का काम। तो जी सेल ने गैस्ट्रिन हार्मोन जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाएगा और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पेनक्रिएटिक जूस के लिए। तो ये हमने वहां पे बता दिया। अब वो कहता है दूसरा यहाँ पे आ गया सिक्रेटिन, जो एस सेल से सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट हुआ है। यह सिक्रेटिन कहता है पेनक्रिएटिक जो पेनक्रियाज है उसको भी स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? पेनक्रिएटिक जूस के लिए। वो कहता है पेनक्रिएटिक जूस के लिए स्टिमुलेट करेगा। इसी तरह सीसीके है वो भी स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को पेनक्रिएटिक जूस के लिए, ठीक है। तो ये सिक्रेटिन और सीसीके ये दोनों स्टिमुलेट करता है। तो अब ये कहते हैं भाई इन दोनों में हमने फर्क देखा जाए तो वो कहता है कि असल में देखा जाए तो सिक्रेटिन का पेनक्रियाज पे ज्यादा फर्क होता है इन कंपैरिजन विद सीसीके। सीसीके और सीसीके क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये दोनों हार्मोन्स का पेनक्रियाज पे इफेक्ट होता है। ये पेनक्रिएटिक जूस के लिए स्टिमुलेट करते हैं पेनक्रियाज को,
गैस्ट्रिन ने भी किया, इन दोनों ने भी किया। कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहता है? सिक्रेटिन का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक हल्की सी डेप्थ और बताता हूँ। सिक्रेटिन का काम है कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। जब सिक्रेटिन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो वो उसमें पैनक्रियाटिक जूस में किस चीज को बढ़ाने के लिए कहेगा? SCO3 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई एग्जाम्स, दिल्ली एम्स ने पूछा हुआ है कि सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में किस चीज को, कंटेंट को बढ़ावा देता है वहां पे, तो वो SCO3 को। और जो CCK है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को बढ़ावा देता है या एंजाइम्स को एनकरेज करता है रिलीज के लिए। सिक्रेटिन किसको करेगा? पैनक्रियाटिक जूस में किसको मतलब ज्यादा कंसेंट्रेशन के लिए बोलेगा? SCO3 बाइकार्बोनेट के लिए। और CCK किसके लिए? पैनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स होंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम उनको स्टिमुलेट करेगा। कौन? CCK। और पैनक्रियाटिक जूस में जो SCO3 आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा, उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? सिक्रेटिन। इन दोनों का ये काम हो गया। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है और जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जिससे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट अंदर आती है ड्यूडेनम में, उसको रिलैक्स करा देगा, जिससे कि जितना भी सिक्रेशन आया है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में वो एम्प्टी हो जाएगा ड्यूडेनम में। और ये गोल ब्लैडर को करा रहा है तो गोल ब्लैडर में क्या भरा हुआ है? बाइल। तो ये क्वेश्चन आता है जो गोल ब्लैडर है उसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? CCK। कौन जिम्मेवार है? क्वेश्चन बहुत बार है। गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोलिसिस्टोकाइनिन जिम्मेवार है। दूसरा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स कौन कराता है? CCK। तीसरा, जो पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको स्टिमुलेट और रिलीज के लिए स्टिमुलेट कौन करेगा? CCK। 3 काम हो गए इसके। गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उनको स्टिमुलेट करता है रिलीज के लिए कौन? CCK। 3। अब आ गया K सेल्स, GIP। ये क्या करता है? तो ये कहता है कि जो गैस्ट्रिन ने काम किया था, किसने काम किया था? गैस्ट्रिन ने। उसने क्या काम किया था? जो गैस्ट्रिक जूस है उसको वहां पे स्टिमुलेट करा दिया गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे आ जाए, वहां पे कंटेंट ड्यूडेनम में। वो कहता है आ गया कंटेंट, स्टमक खाली हो गया, अब गैस्ट्रिन तो रिलीज करवाया जा रहा है, इसको रोकना भी जरूरी है। तो वो कहता है जो K सेल्स हैं वो वहां पे GIP जो है सिक्रेशन करता है। क्या करता है? GIP। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। यह गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टमक गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस को, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। कौन? GIP। तो ये क्या कर दिया? डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। इसका मतलब ये गैस्ट्रिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। तो जो K सेल्स और जो G सेल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है। जब G सेल का सिक्रेशन बढ़ेगा K सेल का कम हो जाएगा, जब K सेल का सिक्रेशन बढ़ेगा तो G सेल का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ये कब होगा? K सेल का सिक्रेशन बढ़ेगा जब स्टमक पूरा खाली हो गया, अब गैस्ट्रिन की जरूरत नहीं है, तो ये गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को क्या करा देगा? इनहिबिट करा देगा, GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये इतने म्यूकोजा ने हार्मोन जो है वो सिक्रेट किए, इन सब को मिला के हमने सक्कस एंटेरिकस या वहां पे हमने बोल दिया इंटेस्टाइनल जूसेस या सक्कस एंटेरिकस। तो ये इतने हार्मोन्स या इतने वहां पे एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट होते हैं वहां पे। ठीक है, ये हमने म्यूकोजा के अंदर देख लिया। अब ये सब क्या करेंगे? फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन है, उसके अलावा वहां पे और क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन करवा देंगे, क्योंकि हमने बताया सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब एक आधे क्वेश्चन और आते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट ऑफ डाइजेशन है वो कहां होता है? अगर तो वहां पे ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आंख बंद करके स्मॉल इंटेस्टाइन करना है, लेकिन अगर वो पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पे होता है तो आपने बता देना है ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम में। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जी मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहां होता है? मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इसके अंदर जनता कंफ्यूज रहती है, आपने नहीं रहना, इसमें जेजुनम एंसर आएगा। लोग इलियम करके आते हैं, इलियम नहीं आता, इसके अंदर जेजुनम आता है। मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जेजुनम के अंदर होगा। कहां पे होगा? जेजुनम में। और डाइजेशन कहां होगा? ड्यूडेनम में। और सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम।
कौन सा है, इलियम। इलियम के अंदर खाना सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये तो हम बता चुके हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर ये लास्ट है और इसमें सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग मूवमेंट वहां पे पाई जाता है इलियम के अंदर। इलियम में सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना पेयर पैचेस का, पेयर पैचेस का, और एक वहां पे और पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। कहाँ होता है, इलियम में। और इलियम में भी कहाँ पे, जो इलियम लास्ट में खत्म हो रही होती है जिसको हम टर्मिनल इलियम बोलते हैं, वहां पे। तो याद रखना इलियम में विटामिन B12 याद रखना, एक ये क्वेश्चन आता है। एक पेयर पैचेस का पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पेयर पैचेस कहाँ होते हैं। पेयर पैचेस क्या, लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, वो कहाँ पे पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा इलियम में। और वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा इलियम में। तो 3 तो ये क्वेश्चन आते हैं। अब हमने देखना है कि जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। आपको पता है डाइजेशन 2 प्रकार से हमने बताया हुआ है। एक बताया हुआ है मैकेनिकल डाइजेशन, एक बताया हुआ है केमिकल डाइजेशन। फिर हमने बताया था केमिकल डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू या रियल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन हमने माउथ के अंदर तो देखा था, अब हम बात करें इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये कहते हैं इंटेस्टाइन में जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो 2 प्रकार से होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो सेगमेंटेशन के रूप में, जो मूवमेंट होती है स्पाइरल मूवमेंट, जो एक ही जगह होती है बार बार। और दूसरा वहां पे पेरिस्टालसिस, कौन सी होगी, पेरिस्टालसिस। तो इन दोनों से जो डाइजेशन होगा वो हमने बोल दिया मैकेनिकल डाइजेशन। क्या नाम दे दिया, मैकेनिकल डाइजेशन। अब बात करनी केमिकल डाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता लग ही गया, ये तो हमने इनके बारे में तो बात कर ही ली। अब हम बात करेंगे, चलो इसको पूरे क्लीन करिए। अब हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। इसको आप समझना, यही यहाँ पे समझने वाली सबसे बड़ी चीज जो केमिकल डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है। अभी तक तो जितनी भी आपको बताई थी वो सब याद करने की है, रटने वाली चीजें हैं। ये समझने वाली चीज है केमिकल डाइजेशन। ये कहता है कि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड स्टफ इनटू स्मॉल, जो फूड स्टफ के जो पार्टिकल है उनके अंदर। तो कहता है कि ये डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमने बताया ओरल कैविटी से हो जाता है। वहां पे हमने देखा है कि जो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जिसको बोलते हैं, उन्होंने जो है स्टार्च का वहां पे डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। और कुछ एक स्टार्च जो 20 से 30% जो टोटल कार्बोहाइड्रेट आपने लिए, उनमें से किसी का थोड़ा बहुत वहां पे 20 से 30% का जो है वो कुछ एक डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, कुछ एक डाइजेशन वहां पे हो गया था। फिर हमने बात किया जो प्रोटीन का डाइजेशन था वो स्टमक के अंदर वहां पे पेप्सिन ने स्टार्ट करवा दिया था। फिर कुछ एक वहां पे जो फैट था उसका भी डाइजेशन गैस्ट्रिक लाइपेज ने और जो लिंगुअल लाइपेज थे उन दोनों ने मिलके स्टमक के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट आपने लिया था उसका भी डाइजेशन वहां पे हल्का फुल्का कुछ करवा दिया था। उसके बाद में कहते हैं जैसे ही खाना ड्यूडेनम के अंदर आया तो जो ये पैनक्रिएटिक जूस के अंदर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है जो किसने स्टिमुलेट कराए थे, सीसीके ने, कोलिसिस्टोकाइनिन ने, उसने वहां से पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज और उसके अलावा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, उसके अलावा वहां पे जितने भी ये प्रो इलास्टेज, प्रो न्यूक्लियस, जितने भी ये जो आपके प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स है, इन सब का रिलीज कराया था। किसने कराया था, पैनक्रिएटिक जो जूस के अंदर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम आए थे जो सीसीके ने वहां पे रिलीज कराए थे, उन्होंने वहां पे मोस्ट ऑफ डाइजेशन कर दिया। लेकिन कहता है अब जो लास्ट डाइजेशन आएगा वो कौन कराएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सक्कस एंटेरिकस है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, वो वहां पे कराएगा। अब वो कहता है कि अगर ये सब है तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट डाइजेशन होगा वो कौन कराएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ऐसा क्या पाया जाता है जो वहां से एंजाइम्स जो है वो वहां पे कराएंगे। उनके बारे में हमने अभी तक जिक्र नहीं किया क्योंकि उनके बारे में जिक्र अब हम करने जा रहे हैं। तो वो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहता है जी कि जो जिस तरह मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि वहां पे जो मसल के इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सर्कुलर फोल्ड्स। क्या बोलते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स। क्या नाम दे दिया, सर्कुलर फोल्ड्स जो है हमने यहाँ पे नाम दे दिया।
कहता है इन सर्कुलर फोल्ड्स को अगर हम बाहर देखें तो वो कहता है इन सर्कुलर, जिस तरह मान लीजिए ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है, तो कहता है इन सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर वहां पे इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, अभी एक आपको रफ आइडिया वहां पे दे रहा हूं। इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं विलाई। क्या नाम देते हैं? विलाई। क्या नाम दे दिए? विलाई। इस विलाई जो है इसके ऊपर कहता है कि वहां पे जो कोलिमिनार या ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या जो कौन सा था? कोलिमिनार एपिथेलियम। ठीक है, इस एपिथेलियम के ऊपर वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये रोए रोए, मतलब रोए की तरह होता है, जिस तरह आपने नहीं देखे पतले पतले रोए से उड़ते रहते हैं, ठीक है, उसकी तरह पाया जाता है। तो ये कहता है कि ये ना ब्रश की तरह होता है, जिस तरह आपने ब्रश देखा होगा, ब्रश के अंदर भी जो बहुत सॉफ्ट जो वहां पे उसके जो फिलामेंट्स होते हैं, जिस तरह आपने जो ये क्या कहते हैं, ये ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां पे उनके जो ब्रश होते हैं बहुत महीन, बहुत रोए, जिस तरह मान लो आप उसको बोल सकते हो कि हम जो ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, कई बहुत ही वेलवेटी जो ब्लैंकेट्स होते हैं, मखमली जिनको बोलते हैं, वैसे वहां पे रोए टाइप पाया जाता है। तो वो कहता है कि उनको हमने बोला है ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश की तरह, ब्रश के जो फिलामेंट, सॉफ्ट फिलामेंट्स पाए जाते हैं वैसे होते हैं, तो इनको हमने बोल दिया ब्रश बॉर्डर। और ये है क्या? एपिथेलियम, तो इसको बोल दिया ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या नाम दे दिया? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये कहता है कि इस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पे क्या पाई जाती है? ये इस रोए लाइक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हमने नाम दी यहाँ पे माइक्रोविलाई। क्या नाम दिया? माइक्रोविलाई। क्या नाम दे दिया? माइक्रोविलाई। क्या नाम दे दिया? माइक्रोविलाई। ठीक है, अब हमने तीन बातें बोली है, सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई, माइक्रोविलाई और एक ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, चार चीज मान लो। इस सर्कुलर फोल्ड्स को हम वहां पे जो है प्लिका सर्कुलरिस के नाम से भी जानते हैं। इस क्या नाम जानते हैं? इसको प्लाइका भी बोलते हैं या कोई प्लिका भी बोलता है, प्लिका या प्लाइका सर्कुलरिस, सर्कुलरिस या सर्कुलर फोल्ड्स। यह सर्कुलर स्पाइरल जो मूवमेंट, सेगमेंटेशन जिसको बोला था, वो मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाएंगे। इसको प्लाइका सर्कुलरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फोल्ड्स में ही प्लाइका सर्कुलरिस कई बार पूछा जाता है, प्लाइका सर्कुलरिस क्या चीज है? ये कुछ नहीं, सर्कुलर फोल्ड्स हैं। जो क्या करवाता है? मेन चीज विलाई क्या कराता है, माइक्रो विलाई क्या कराते हैं, इन सब का एक ही फंक्शन है। ये क्या कराते हैं कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा हमारे शरीर के अंदर, जितने भी डाइजेशन होगा, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देगा। मतलब ज्यादा, ये क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो म्यूकोजा है उसके कांटेक्ट में न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो आपसे कोई पूछ ले सर्कुलर फोल्ड्स या प्लाइका सर्कुलरिस या माइक्रोविलाई या विलाई, इन तीनों का क्या काम है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन में मदद मिल सके, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। तो ये तीनों क्या करते हैं? इंक्रीज किसको? सरफेस एरिया। जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिएगा, एक तो इंटेस्टाइन इतनी लंबी है, उसका सरफेस एरिया वैसे ही बड़ा है, ये तीनों और मिल गए, जो प्लिका सर्कुलरिस या सर्कुलर फोल्ड्स हैं, विलाई है, माइक्रोविलाई है, ये सब ने और वहां पे क्या कर दिया? मूवमेंट। ये क्यों करवा रहे? ताकि ज्यादा से ज्यादा देर फूड इनकी तरफ पास में रुका रहे और वो उनसे ज्यादा से ज्यादा फूड को ब्लड के अंदर लेके जा सके, न्यूट्रिएंट्स को लेके जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के अंदर पहुंच सके। उसी को हमने एब्जॉर्प्शन बोला है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो बढ़ जाए। कौन कौन? सर्कुलर फोल्ड्स, उसके ऊपर क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको विलाई बोला, उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हमने माइक्रोविलाई बोला। ठीक है, और इन विलाई के ऊपर जो है कोट की तरह, मतलब एक लेयर पाई जाती है एपिथेलियम की जो इनको कवर करती है, उसको हमने जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल दिया। ये क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह दो या इसको कोलिमिनार एपिथेलियम कह दो।
तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। अब ये एपिथेलियम है, कोलुमिनर एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इन दोनों का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रीट करेंगे। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, उनको हमने नाम दे दिया ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ये क्या सिक्रीट करता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। क्या सिक्रीट कर दिए इसने, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से फोल्ड वहां पे देखने को मिलते हैं। ये कहता है कि जो वहां पे आपको सर्कुलर फोल्ड्स थे, वो सर्कुलर फोल्ड्स तो आपको बता दिए कि इस तरह से मूवमेंट वहां पे कराएंगे। उसके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये है, इसको हमने विलाई बोला। इसको हमने क्या बोला, विलाई। तो ये एक विलाई की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है, विलाई की स्ट्रक्चर है। तो ये देखिएगा फिंगर लाइक वहां पे स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि ये क्रिप्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ये विलाई तो इस तरह से ऊपर उठी हुई है, इनके बीच में नीचे दबी हुई छुपी हुई, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून्स बोला था हमने, जो एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। ठीक है, उनको क्या बोला, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून जो ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे है। ये जो एस सेल्स है, के सेल्स हैं, सीसी के सेल्स हैं, जी सेल्स, उन सब कहाँ पे पाई जाती है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये छुपी हुई है, यहाँ पे छिपी हुई है, तो इसलिए इसको क्रिप्ट बोल दिया। क्रिप्ट का मीन्स इंग्लिश में क्या होता है, छुपा हुआ। और जो उभरी हुई चीज है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हमने बोल दिया विलाई। अब इसने क्या किया, इस एक विलाई का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देख के एनलार्ज करके आपको बता रहा है। तो ये एंटेरोसाइट, ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन को बनाने वाली सेल कौन सी, एंटेरोसाइट्स। इसके ऊपर ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो ब्रश की तरह दिख रहा है आपको। ये ब्रश की तरह आप देखो, तो जो आप ब्रश है वो यूज करते हो तो वो इसी तरह का ब्रश आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, माइक्रोविलाई। क्या बोल दिया, माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई जो होती है, ये कहाँ, कोलुमिनर एपिथेलियम के ऊपर। तो उस कोलुमिनर एपिथेलियम को ये ब्रश वाली सी फीलिंग आ रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्रश जो बॉर्डर एपिथेलियम। और ये जो भी सिक्रीट करेंगे उसको बोल दिया ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब हम एक जो विलाई है इसको और अच्छे से देखें, तो हम कैसे देखेंगे इसको, ये देखिएगा, ये कहता है, ये हमने एक विलाई को दिखा दिया, ये ऊपर माइक्रो विलाई इसने बता रखा, वो हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है विलाई इस तरह से होती है। ठीक है, ये कहता है इस विलाई के अंदर आपको क्या क्या चीजें पाई जाएगी। तो ये कहता है इस विलाई के अंदर आपको आर्टरी भी दिखेगी, वेन भी दिखेगी, और ये बीच में लैक्टियल है। लैक्टियल क्या होता है, लिम्फ वेसल्स होती है। क्या है, लिम्फ वेसल्स। तो विलाई के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखी है, एक तो वहां पे आपको ब्लड कैपिलरीज दिखी है। क्या दिखी, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में कौन कौन सी होगी, आर्टीरियल ब्लड कैपिलरीज और जो विनस ब्लड कैपिलरीज है वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो आर्टीरियल तो वहां पे ब्लड सप्लाई करेगी, विनस वाली क्या करेगी, जो भी वहां पे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं उनको लेके आएगी। क्योंकि ये इन्होंने जो सिक्रीट करेंगे, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वो जो सिक्रीट करेगा वो क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। वो कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, ये जो माइक्रोविलाई के पास में यहाँ पे ये जो एपिथेलियम बना हुआ, ये रोए रोए आपको दिख रही है, ये क्या है, माइक्रोविलाई। इसी के पास में यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। तो ये ब्रश बॉर्डर जो है वो विलाई के अंदर है, जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई कहाँ है, विलाई के ऊपर। तो इस सब को ये अब देखिएगा, सिंपल सी और इंपॉर्टेंट जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, हमने बता दिया ये विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बता दिया। एब्जॉर्प्शन कैसे कराएगा, कहता है जो माइक्रोविलाई के पास में जो न्यूट्रिएंट्स आए वो उनको खींच के कहां पे लेके जाएगा, ब्लड में। कहां पे, ब्लड में। ब्लड में कहां, इन ब्लड वेसल्स में। कहां पे, ब्लड वेसल्स में। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है, ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, इनको वो ले दे के इस विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है और जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स हैं, उनके अंदर लेके आएगा। किसके अंदर लगेगा, जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें, और जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है या लिम्फ वेसल्स है उनमें लेके आएगा। अब ये वेन, यहाँ पे आपको पता है इंटेस्टाइन में वेन कौन सी पाई जाएगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। उस मेसेंट्रिक वेन के अंदर जो वेन्यूल्स है और उसके बाद में जो कैपिलरीज होगी,
उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को लाके वहां पे दे देगा। कहां पे? इनमें आ जाएंगे, इनमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, इनमें क्या आ जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी विलाई और माइक्रोविलाई ने एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया था, उसने क्या किया, अब जो भी कंटेंट है उसको लेके कहां पे ले आया? ब्लड में। उसी को तो एब्जॉर्प्शन बोला था। तो ये ले देके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कहां ले रहे हैं? ब्लड कैपिलरीज में। कहां ले रहा है? ब्लड कैपिलरीज में। तो वो ब्लड कैपिलरीज कौन सी मिलेगा? वेन्स के अंदर। ये वेन्स आपस में मिलके और एक पोर्टल वेन बनाएगी और वो उसको लेके लीवर में चली जाएगी। तो ये वहां पे कौन सी वेन होगी? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, उसकी ब्लड वेसल्स, वहां से ये एब्जॉर्ब करेगी और उसको लेके चली जाएगी। और ऊपर से जो न्यूट्रिएंट थे उनको ब्लड में लाने, एब्जॉर्प्शन। यही तो काम था विलाई और माइक्रोविलाई और सर्कुलर फोल्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे ये हमने वेसल दिखाई है कि ये बाहर जो कंटेंट पड़ा था, जो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी कंटेंट था, चाहे प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, फाइबर था, विटामिन था, उन सब को लेके अब ब्लड में लेके आना है। वो काम तीनों करेंगे। सर्कुलर फोर्स, जिनको प्लाई का वहां पे सर्कुलरिस बोला था, दूसरा विलाई, तीसरा माइक्रोविलाई। इन तीनों ने क्या किया? जितना भी कंटेंट था उसको कहां ले आए? ब्लड के अंदर। उसको एब्जॉर्प्शन बोल दिया। यही उनका काम था। तो ये आपको बता दिया। फिर आगे ये बीच में ग्रीन ग्रीन आपको लैक्टियल दिख रही है। ये इसमें दिखी ग्रीन है लेकिन ये होती वाइट है। होती क्या? वाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम के अंदर। लैक्टियल क्या चीज है? द टर्म लैक्टियल रेफर्स टू, लैक्टियल ये क्या है? ये लिम्फ वेसल है। क्या है? लिम्फ वेसल। कहां पे? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ वेसल होती है उसी का ही नाम है लैक्टियल। क्या नाम है? लैक्टियल। ये व्हाइट कलर की होती है। कैसी कलर की होती है? व्हाइट कलर की। लिम्फेटिक वेसल व्हाइट कलर की। ठीक है। इस लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है कि जो फैट होता है ना, जो फैटी एसिड्स है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स है, वो बड़े होते हैं। वो इन वेन के अंदर जो वेनस कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज के अंदर वहां पे आएंगे नहीं, उनमें एंटर नहीं हो पाते क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और इसका फैट के जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज बड़ा होता है। तो अब उनको लेके आने के लिए वो किस में आएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स में आएंगे। तो ये लैक्टियल में क्या आएंगे? जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस में आएंगे? लिम्फेटिक वेसल में आएंगे। और उस लिम्फेटिक वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है उसका नाम है लैक्टियल। क्या नाम है? लैक्टियल। तो ये चीज आपको यहाँ पे मैंने बतानी थी। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में तो जो न्यूट्रिएंट आ गए वो एब्जॉर्प्शन हो गया एक चीज, और जो लिम्फेटिक वेसल में चले गए वो भी एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि लिम्फ वाले भी कहाँ लेके जा रहे हैं? ब्लड में। तो चाहे तो आप यहाँ से वेन से ले जाओ, चाहे लिम्फ से ले जाओ, उन दोनों से लेके जाना, आखिर में लेके कहाँ जा रहे हो? ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो भी कंटेंट है वो जो जीआई की ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उस एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए तीन स्ट्रक्चर है, सर्कुलर फोर्स, विलाई, माइक्रोविलाई। उनको आपने यहाँ पे देख लिया। ये तीन चीज देखी। यहाँ पे जो एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, ये ग्रैन्युलर एपिथेलियम इनको बोला जाता है। उनको हम दूसरा नाम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, उनसे जो भी सिक्रेशन होता है उसको ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोला जाता है। अब ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कौन से हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, उनके बारे में हम अब देखेंगे।